Assalamualaikum. Good morning, everybody. How are you? And first weekend of the new year, whatever that means. मतलब अब हम हर दिन नहीं आपको बताएंगे कि ये हो रहा है, लेकिन कहाँ से लेके आती है हर रोज कुछ न कुछ कोई टाइटल किसी दिन का. Because that is why I'm sitting here, you know, because I have this चलिए जी, first weekend of the new year 2025 और सूरत हाल ये है particularly मैदानी इलाकों में पाकिस्तान के कि zero visibility है. You cannot see anything. बल्कि जो लाहौर में बैठे खास तौर पे देख रहे हैं हमें, अगर तो आप हमें you can get through to us तो ज़रूर लेके, क्योंकि हमें यही खबर मिल रही है कि कल तो बिल्कुल ही लिटरली आपके मुंह के आगे आपको अपना हाथ ना नजर आ रहा हो, सो टू स्पीक. इतनी ज्यादा इसको फॉग कहेंगे कि स्मॉग एंड व्हाई आर यू लाइक लाफिंग? वैसे मुंह के आगे हाथ ना नजर आ रहा हो पे. अच्छा था, वैसे अच्छा था, वो अच्छा मतलब था. मेरा दिमाग वहीं फंस गया था. मतलब आप लिटरली ये करना स्टार्ट हो गए. कहने का मतलब है फॉग काफी उसने अपनी शिद्दत जो है फॉग इसलिए है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स मुनासिब ही है. सो वो जो टिपिकल लाहौरी फॉग होती है वो एंजॉय कर रहे हैं लोग, निकले हुए धुंध में, यू नो, मटर गश्तियाँ करने के लिए और सैरें करने के लिए और एंजॉयज और सूप और कश्मीरी चाय, ठीक है, ये सब, और कॉफी. और एक्चुअली जब आप ठिठर रहे हो ना घर के अंदर, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स यू टू गेट आउट, कि आपको कोई गर्म चीज कोई ऐसी मिलेगी. एनीवे, ये तो हम आपको बता रहे थे कि फॉग सिचुएशन जो है वो पीक पे है. मैच, इस मैच की बात शायद मेरा ख्याल है पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन ये आज है. ट्रू. दूसरा हमारा साउथ अफ्रीका वाला टेस्ट मैच है. आज शुरू होने वाला है. ये मैच जीतना है पाकिस्तान को और इसकी बहुत सी वजूहत हैं. पहली ये है कि सीरीज बराबर करनी है. दूसरा ये कि नए साल का आगाज फतह के साथ होना चाहिए भाई. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे ही हर मैच जीतना चाहिए. मतलब व्हाई शुड वी गिव अ रीजन कि जी आज मैच इसलिए जीतना नहीं, जी मैच जीतना है. टीम आज केप टाउन में मैदान में उतरेगी. पाकिस्तान पहला मैच यूं तो सिर्फ 2 विकेटों से हारा था, लेकिन एक जीता हुआ मैच हारने के बाद सभी की परफॉर्मेंस जरा माइक्रोस्कोप के नीचे आ गई थी. अब एक नया मैदान है, नया मैच है, तो क्या टीम में भी कोई नए चेहरे नजर आएंगे? खबरें तो ये थी कि आमिर जमाल को बाहर किया जाएगा, लेकिन कप्तान शान मसूद कुछ और कह रहे हैं. I think with Amir, he links the team together. He's a very important player in the test team going forward. That number 8 position where you can bat as a very decent batsman and bowl like a proper fast bowler. Yes, unfortunately, the situation of the match was as such that apart from his first spell at the Centurion, he didn't really get a go, and he was brought on at a time where we just took a gamble to have something different, maybe hit the wicket and force Rabado or Jansen to do something else. That was the reason behind that, but we hope he'll bowl more on this surface. अच्छा जी, तो तासुर ऑब्वियसली मिल रहा है कि वो टीम का कॉम्बिनेशन और बैलेंस जो है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं. दूसरी तरफ हेड कोच आकिब जावेद यूं तो मजमूई क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा यही है कि कॉम्बिनेशन से ज़्यादा ज़रूरत और एक्सपर्टीज अहम है. अच्छा, आकिब जावेद ने बात तो अच्छी की. पीछे देख रहे थे कि क्या सिनारियो खूबसूरत बस मंजर था. 1:30 बजे मैच शुरू होगा. उम्मीद हमारी यही है कि हम जबरदस्त परफॉर्म करेंगे. वैसे ये ग्राउंड मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे गवादर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और मुझे फिर ये ख्याल आया क्रिकेट स्टेडियम है. इंटरनेशनल पे पहुंच गए थे आप? वो है इंटरनेशनल? नहीं है, नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है. कहने का मतलब है वैसे जो हमारे छोटे वेन्यूज हैं उनको भी डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए. गवादर is certainly one of them, which has a beautiful background, लेकिन उसकी क्या ज़ाहिर टेक्निकलिटीज़ हैं उसका हमें नहीं मालूम अभी. लेकिन अभी हम सिकंदर बख्त के पास जाएंगे और हम बात करेंगे आज के होने वाले मैच की. सो सिकंदर, सीरीज़ हमारी आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका को बरतरी हासिल है, लेकिन हम बारहा ये जिक्र करना नहीं भूलते कि वी डिड वेल. हमने इतना बुरा नहीं खेला था, बस हमें एक मौके पे तो लग रहा था कि हम वो मैच निकाल ही लेंगे. आज के मैच में पर्टिकुलरली आमिर जमाल के बारे में आपने कप्तान की बात सुन ली. पिच को देख के उन्होंने कहा है कि प्लेइंग 11 का ऐलान किया जाएगा. व्हाट डू यू थिंक, कौन होगा कौन नहीं? अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो. कल जो पिछला मैच था हमने 80% बहुत अच्छा खेला. बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया था, दुम रह गई थी. वो दुम हमारे हाथ से वो नहीं निकल सकी, हाथी निकल गया था. तो एक तरीके से पाकिस्तान टीम तो बहुत अच्छा खेली, मगर वो जो फिनिशिंग टच नहीं हम दे सके. नंबर 1. नंबर 2, शान मसूद करेंगे हम टीम का अनाउंस करेंगे, तो मैंने तो ये सुना है, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, ये कह रहे हैं, तो उनकी तो सुनी नहीं जाती. वो पार्टी नहीं है टीम बनाने के, विच इज वेरी शॉकिंग.
कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बोला, उससे पहले भी बोलते रहे कि कप्तान को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमसे ये कहा जाता है कप्तान नहीं इन्वॉल्व, यहाँ कप्तान कहता है हम टीम का अनाउंस करेंगे, पिच देखेंगे ग्रीन है। अब सवाल ये पैदा होता है, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये पिच सपोज करें ग्रीन है, आप कहते हैं 4 फास्ट बॉलर, तो आप 4 को यूटिलाइज ही सही नहीं कर रहे। चले जी मीर हमजा आ गए, ठीक है, अब मीर हमजा आ गए तो क्या आप उनको बॉलिंग देंगे? मतलब आपने क्या किया, शान मसूद को तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉलिंग का है, 4 अगर फास्ट बॉलर्स हैं पिछले मैच के अंदर। वैसे सिकंदर सॉरी, इससे पहले जब उनका ये कहना है कैप्टन का कि मेरी सुनी नहीं जाती, तो हम नंबर 1 उनको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? नंबर 1 वो कैप्टन ही क्या जिसकी सुनी ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सुनी, मगर ग्राउंड के अंदर तो उनकी सुनी जाती है ना। ग्राउंड में तो वो बॉस है, मतलब ग्राउंड के अंदर किसको कब बॉलिंग देनी है, कैसे देनी है, साइम से बॉलिंग करानी है नहीं करानी है, या सलमान आगा से बॉल करानी नहीं करानी, वो तो उनका फैसला होता है ना। सलमान आगा से 1 ओवर भी नहीं कराया उन्होंने, साइम से 2 ओवर कराए, उसने 1 खिलाड़ी को आउट किया, आमिर जमाल से सिर्फ 9 ओवर कराए। ये बहुत अजीब सी चीज लग रही है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर आमिर जमाल से 9 ही ओवर कराने हैं पूरे मैच में तो उससे बेहतर है स्पिनर को खिला लो। तो मेरा ये आइडिया था कि जनाब देखिए, अब्बास ने सबसे अच्छी गेंद की, 8वें नंबर पर वो आ जा रहे, अब 3 लड़कों की गुंजाइश रहेगी मेरे हिसाब से। बैटिंग लाइनअप तो वैसी की वैसी है। खुर्रम से आपने पूरी बॉल नहीं कराई, नसीम शाह इतनी मजेदार बॉल नहीं कर रहे, तो अमीर हमजा को आप अंदर लिया नंबर 1, तो आपके पास बात हो जाएगा, मीर हमजा हो जाएगा। अब आपने नसीम और खुर्रम में से एक को सिलेक्ट करना, और मेरा ये आइडिया था या है अभी भी कि आप नोमान को खिला लें, कम से कम एक स्पिनर तो आपके पास मौजूद हो, एक वैरायटी तो हो बॉलिंग की। मुझे पता है कि वहाँ ग्रास है, मगर ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलर, सीजन बॉलर, आप उसको रखें। हर दुनिया की टीमें ऑस्ट्रेलिया में देखें, एक स्पेशलाइज्ड स्पिनर होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश पूरी कभी भी नहीं होती, मगर हमने भी उस दिन बात की थी, आपने मीर हमजा कहा था, बट यू नो आई वाज आल्सो ऑफ द व्यू कि नुमान को होना चाहिए। आमिर जमाल के साथ क्या मसला है? जब उनसे सवाल किया गया, मतलब हम ये इब्हाम था हमें कि पता नहीं फिटनेस का कोई इशू है, गेंद करा नहीं सकता, लेकिन अपेरेंटली ऐसा कुछ है नहीं। कि अगर आपको कोई साथियों ने हमारे खबर दी हो तो बता दें हमें। नहीं तो मैंने कल जो हमने प्रोग्राम्स किया था, तो प्रोग्राम किए हैं मैंने कल 2-3 प्रोग्राम किए, तो उसके अंदर यही बात हो रही थी। जैसे भट्टी साहब ये कह रहे थे कि जनाब हो सकता है, भट्टी, राशिद, इन सब का ये ख्याल था कि कप्तान को उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कई दफा ये होता है कि जब एक ऐसे प्लेयर को खिला दिया जाता है जबरदस्ती या किसी के कहने पर व्हाटएवर, और उस पर कप्तान को कॉन्फिडेंस ना हो, तो फिर वो उसको कम बॉल देता है, उसकी तरफ वो देखता ही नहीं, उसका जहन उसकी तरफ नहीं जाता, उसका जहन उसकी तरफ जाता है जिसपे उसको कॉन्फिडेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कप्तान से पूछा जाए कि भाई ये 4 बॉलर्स में से तुम्हें कौन से खिलाने हैं, या ये 5 या 6 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें मीर हमजा भी है, नोमान भी, आप किसको लेकर किसके साथ खेलना चाहते हैं तो वो बेहतर होगा। फिर वो कप्तान कहेगा यार मुझे नोमान चाहिए या मुझे फला चाहिए, तो वो उसको याद रहेगा कि ये लड़का बॉलर भी है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि, या कल भी सब लड़कों का ये ख्याल था कि आमिर जमाल या तो 100% फिट नहीं, मगर बॉलिंग तो करा रहे हैं, मगर उनको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, हम बॉलर्स की बहुत बात कर रहे हैं और उस दिन से कर रहे हैं, हम अपने बल्लेबाजों की कंट्रीब्यूशन का भी तो जिक्र करें। सो उस पे भी कोई रोशनी डालनी चाहिए हमें। हमारा मिडिल ऑर्डर डिड नॉट परफॉर्म रियली वेल अगेन इन द प्रीवियस टेस्ट मैच। देखिए हमारे पास साइम है, शान है, बाबर है, कामरान है, रिजवान साउथ है और सलमान अली आगा एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं। वो ऑलराउंडर जिससे 1 ओवर भी नहीं कराया जाता, तो अब साइम से भी कराया जा सकता है ना बॉल। 2 ओवर कराया उसने, 1 आउट किया। आपने सेकंड इनिंग में जब वो फंसे हुए थे उस वक्त एक करा तो लेते। वो जो डिसीविंग बॉल करता है, बड़े बड़े बॉल लड़के उस पर बीट हो जाते हैं। तो रबाडा जब आया था उसने जब 50 या 51 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो यार 1 आधा ओवर ट्राई तो करना चाहिए था। ये चीज वो नहीं कर रहा शान, जिसकी वजह से ये हाथ से निकल गया। अब उसकी जगह वो आमिर जमाल को लिया है, क्योंकि टेल एंडर जब होता है तो पार्ट टाइम स्पिनर फंसता है। हाँ कभी देखिए वो उल्टी गेंद करता है ना, उसको उल्टी गेंद करता है, तो वो हम उल्टा इसलिए कहते हैं कि ये ऑफ स्पिन है। अब इसी के ऊपर वो लेग ब्रेक कर दे तो वो बंदा डिसीव हो गया, तो इसलिए जो है वो उल्टा गेंद करने वाले को फायदा हो जाता है टेल के ऊपर, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब मुझे उसकी वजह नहीं पता। अच्छा, अब बैटिंग के अंदर जो है ना, हमारे पास जितने भी लड़के हैं 6 नंबर तक वो पूरे के पूरे सॉलिड बैट्समैन हैं, और सलमान अली आगा एज एन ऑलराउंडर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। टेस्ट मैचेस में, वनडे में भी बहुत अच्छी उनकी सुपर परफॉर्मेंस रही है। तो आप इनमें से किसी को नहीं। अच्छा सिकंदर, आई रिमेंबर यू सेइंग कि रिजवान की टेक्निक नहीं अच्छी, लेकिन अभी आप तारीफ भी कर रहे हैं। बैटर तो है, बैटर तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन अगर टेक्निक ही नहीं अच्छी लग रही तो
मतलब बैटिंग भी कितनी अच्छी लगेगी। इस फॉर्मेट में हाँ इश्यूज हैं। फॉर्मेट जी सिकंदर नहीं उसको फौरन नहीं निकाल सकते ना, आप फौरन उसको नहीं बिठा सकते कि निकालने से मेरी मुराद है विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसको नहीं कह सकते आप रेस्ट करो, इसलिए कि वो पीछे से रन्स करता हुआ रहा है एज अ कैप्टन। वो ओडीआईज तो जीत के आया है ना, आपको पूरी ओडीआईज भी उसने जिता दी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। एकदम से आप नहीं, उसकी टेक्निक में फॉल्ट है। मैंने 2 तस्वीरें भी उसमें डाली थी, अगर मेरे साथ कोई बैठ जाए तो मैं बता दूंगा। be that Rizwan has too much on his plate. He has आगे तो वैसे उनका बैकअप भी कोई नहीं है, आपको पता है ना, भी नहीं है तो आगे आने वाली सीरीज है। Too much on the plate का क्या मतलब हुआ? मतलब he is batting, he is wicket keeping, और फिर हर फॉर्मेट की क्रिकेट में मतलब that's a lot. नहीं देखिए दुनिया में हर विकेट कीपर ये करता है, वरना वो विकेट कीपर को लेंगे ही नहीं अगर वो बैटिंग नहीं करता। ये तो इट्स अ मस्ट, ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है। अगर जैसे आप मतलब थोड़ा एक और भी को भी तैयार कर लेना चाहिए ना बैकअप के लिए। वो तो सर मैं तो कह के थक गया था, पिछले 3 या 4 साल उन्होंने सरफराज अहमद को बिठा के रखा, उसको खिलाया भी नहीं, उससे पानी पिलवाया। उस वक्त में मेरे से झगड़ा हो गया ड्यूरिंग द शो, सारे जितने एक्सपर्ट्स थे मुझ पर टूट पड़े कि जी सरफराज क्यों आप मना कर रहे हैं। भाई इसीलिए मैं मना कर रहा था कि भाई या तो उसको खिला दो, उसका स्टेटस इतना बड़ा है, अब कहाँ है वो, नहीं है ना, इसका इतना बड़ा स्टेटस था। उस वक्त आपको एक जूनियर लड़के को बिल्डअप करना था। आप हर सीरीज में एक नए बच्चे को ले जाते, उनमें से जो अच्छा होता उसको आप चांस देते, आपने किया ही नहीं। अब आप किसको खिलाएंगे? हसीब को खिलाएंगे, उस बेचारे से अभी तक तो कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। और किसको? रोहिल नजीर है, उसको बुलाएंगे आप। तो ये चीजें देखिए, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ, बल्कि मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी जो झगड़े की पड़ी हुई, आप ही के डिजिटल के पर आया कि वहां झगड़ा हुआ। तो झगड़े से मुराद है कि आर्ग्यूमेंट्स हुई कि क्यों। तो मैं जब भी मैं हर वक्त इसीलिए कहता हूं कि जब भी आपकी सूरत हाल सामने है ना, रोहित को प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया। मैं तो रोहित शर्मा ये बड़ा बोल्ड फैसला है। तो जब आप नहीं अच्छा करते तो फिर ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही होना भी चाहिए। अब उसकी जो टेक्निक है 23 विकेटों पे वो इतनी मजेदार नहीं, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, मैंने पहले भी बोला था। तो थोड़ा सा बाबर भी शेकी नजर आते हैं। हमारे पास जो बैटिंग के अंदर जो वीक स्पॉट नजर आ रहा है इस वक्त वो शान मसूद का है, उनसे रन्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम सबको परेशानी हो रही है। देखिए एक और भी उसके पहलू है ना, परफॉर्मेंस के अलावा भी जो ड्रेसिंग रूम में वो सीन क्रिएट किया था, उसके बाद कोच एंड बोर्ड उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने फैसला किया। गौतम गंभीर का आपको पता है ना कि किसी की मर्जी नहीं चलेगी, और मतलब इस किस्म की काफी बातें हुई। तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने जितना भी उसकी तस्वीर देखी है, जितनी भी उनकी कहानियां सुनी है, वो तो बड़ा एग्रेसिव सा कुछ इस किस्म का बंदा है। वो ऐसे बंदे कोच नहीं बन सकते। कोच को तो बड़ा हम्बल होना चाहिए और उसको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए टीम के लड़कों को लेके जाना चाहिए। अगर आप अपने आप को, आपके पास एटीट्यूड होगा कि मैं ये, तो फिर आप कोचिंग तो भूल जाएं। आप कोच और टीचर आप बन ही नहीं सकते, ऐसा शख्स नहीं कर सकता। चलिए लेट्स सी लास्ट चीज पे क्या जी प्लीज ब्रीफली। वाटसन का आज स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, ठीक है, कि जी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की इंडिया को जाकर खेलना चाहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल पूरे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ बाद में याद आ रहा है, बस आपको बाद में याद आ रहा है, ये क्या बात है? इस पे बात की ना सिकंदर तो पूरे 2 घंटे गुजर जाएंगे, बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, वक्त भी हम ये कर रहे थे कि किधर है बाकी, क्यों नहीं कोई बोल रहा। तो अब क्या करना, अब तो आगे बात चली गई। अच्छा जी, क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुज़ाकरात का एक और राउंड हो गया है और एक और बैठक तय कर ली गई है। वैसे बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब पता लगा कि जी वो लिख कर नहीं लाए हैं चार्टर ऑफ डिमांड, कोई एक्चुअल रिटन फॉर्म में हमने मिलना है ना खान साहब पेश ही नहीं किया। वैसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी वक्त था, वंडर कि क्यों नहीं हुआ उसमें तैयार। बज़ाहिर कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है, लेकिन कमेटी वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रखना क्या कम पेशरफ्त है। कल की मीटिंग में तहरीक इंसाफ को तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात पेश करने थे। दोनों जानिब से कमेटियों का कोरम पूरा था, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी वजह से अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं कर सकी। बहरहाल मीटिंग के अख्तिताम पर सबके मूड अच्छे ही थे। अच्छी बात यह है कि पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है। जो सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फैसला किया है कि हम इसको। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ कमेटी के अहम रुकन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बताया कि अडयाला मीटिंग क्यों ज़रूरी है।
मैंने पहले आपको बता दिया कि देखें इमरान खान का इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। सो फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत भी इनको मुलाकातों के लिए और ये भी कह रही है कि हम अपनी क़यादत की मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमती कमेटी के मेंबर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ है। PTI ने तहरीरी मुतालबात अभी सामने नहीं रखे, लेकिन ज़मानी तो पहले भी आपको पता था, कल भी आई एम श्योर उन्होंने दोहराया है। तो क्या इस मीटिंग को आइडियल पेशरफ्त कहेंगे या आपको भी कुछ मायूसी थी कि ये लेके नहीं आए चार्टर ऑफ डिमांड अपना रिटन फॉर्म में? नहीं, इसमें मायूसी वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने आज यानी कल जो मीटिंग हुई है उसमें तहरीरी तौर पे अपना डिमांड्स देने का वादा किया था और उसके बाद फिर हम उन्हें इन ब्लैक एंड वाइट उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्ड करते। तो कल उन्होंने ये कहा कि उनको अभी मज़ीद मशावरत और रहनुमाई की ज़रूरत है इमरान खान साहब से, तो इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए और उनकी मुलाकात भी कराई जाए ताकि वो फर्दर डिस्कस करके तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो देंगे। बाकी उन्होंने ज़ुबानी जो है वो बात की है उसका हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात में इमरान खान की रिहाई को भी शामिल किया है। हुकूमत से जेल का ताला खोलने का तो नहीं कह रहे, प्रोसिक्यूशन में नरमी दिखाने, जमानतों की मुखालफत ना करने की बात हो रही होगी, नए केसेस ना बनाने, ये भी बीच में शामिल हो। तो क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप लोग तैयार हैं? देखें, इसमें जो है वो जो ज़बानी बात हुई है उसमें ये इंडिया तो मिला है कि शायद उनके मुतालबात में ये बात शामिल होगी कि बानी PTI को रिहा किया जाए और उनके जो बाकी कारकुन हैं उनको भी रिहा किया जाए। तो वो सब जुडिशल कस्टडी में हैं, मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़, अदालतों में ज़ेर समात हैं, तो वो बेल पे ही रिहा हो सकते हैं। और अगर वो हुकूमत से ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो उसमें कोई जो है वो रुकावट ना बने या उनको फैसिलिटेट करे, तो ये जब वो तहरीरी तौर पे ये मुतालबा पेश करेंगे तो हम अपनी लीगल टीम से मशवरा करेंगे कि हम उसमें क्या रोल जो है वो अदा कर सकते हैं और गवर्नमेंट का इस बारे में क्या स्टांस होता है। तो ये आफ्टर कंसल्टेशन ही जो है वो इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा राना साहब, कल मुज़ाकरात से पहले हम PTI के फैसल चौधरी से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि PTI तो मुतालबात रखेगी ही, हुकूमत को भी बताना चाहिए कि उन्हें PTI से क्या चाहिए। और ये ज़ाहिर है हम हुकूमती लोगों से भी पूछते रहे हैं गुज़श्ता इतने दिनों में, हुकूमत अपनी शराइत सामने लाने में क्या हिचकिचा रही है या अभी आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं है, क्या मामला है? नहीं, हम इसके जवाब में जब अपनी बात करेंगे तो हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि हम PTI से जो है वो इसके बाद क्या तवक्को रखते हैं और उसके बारे में हम इन ब्लैक एंड वाइट जो है वो लिख के देंगे। और उस तवक्को की बुनियाद इसी जो है वो बुनियादी मकसद के राउंड अबाउट होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसको एक यानी एमरजेंसी की सूरत हाल से जो है वो बाहर निकाला है और अब मुल्क जो है वो एक सही सिमत में मूव करना शुरू हुआ है। इसमें अगर तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बशमूल PTI अपोजिशन अगर तआवन करें फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, हमारी वजह से नहीं, तो पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्दी अपनी मुश्किलात पे जो है वो काबू पा सकता है। जी क्या होता है। अच्छा राना साहब, दूसरी तरफ 9 में हमलों के मुजरिमों को सज़ा सुनाने के बाद उन्हें माफ़ करने का अमल भी शुरू हो गया है। तो कहा जा रहा है कि ये पैगाम दिया जा रहा है कि रहम मांगोगे तो रहम मिल सकता है। आप इस तासुर से इत्तफाक करते हैं? नहीं, ये तसरदुश नहीं है। आर्मी का एक अपना तरीक़ाकार है सज़ा और जज़ा का, और अपील के स्टेज पे अगर कोई मुल्ज़म जो है वो माफ़ी का तलब हो
जो है वो मर्सी का जो है वो तलबगार हो और साथ वो ये तस्लीम करे कि उससे गलती हुई है और उसे जो है वो रायत दी जाए, उसे माफ़ी दी जाए। तो अक्सर ये होता है कि आर्मी चीफ जो है उसके ऊपर एक लीनियंट व्यू जो है वो लेते हैं। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इन मुलजमान ने बाकायदा अपने जुर्म को तस्लीम करते हुए जो है वो मर्सी पिटीशन की थी, यानी माफ़ी की अपील की थी। तो उसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ ने ये एक लीनियंट व्यू जो है वो लिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, एक गुड जेस्चर है। इसको इधर उधर घुमाने की बजाय और इसको किसी और अंदाज से बयान करने की बजाय इसे मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। और पीटीआई को भी जिस तरह की उन्होंने मुहिम शुरू कर दी है इसके ऊपर, ये उसको नुकसान पहुंचेगा। पहले भी वो इसी तरह इसी वजह से जो है वो फिर अताब का निशाना जो है वो बनते हैं। उन्हें चाहिए कि इस चीज़ को जो है वो इन गुड सेंस लें और हो सकता है जो बाकी लोग जिन्होंने अपील की है, गालबन कोई 67 लोग हैं, तो उनके लिए भी कोई है बेहतरी के इम्कानात जो है वो रोशन हो सकते हैं। चलिए ये भी ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। नाउ द थर्ड राउंड जिसको हम कहेंगे दैट इज़ नेक्स्ट वीक। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि रिटन फॉर्म में जो डिमांड्स हैं और मुलाकात जो पीटीआई के मेंबरान की अपने बानी से होनी है वो भी ईदर सैटरडे और मंडे। So yeah, that's the latest। शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल कर देने वाले मुजरिम को सजाए मौत क्यों नहीं दी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अहम सवाल के साथ केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है। बताया गया है कि 2020 में मुजरिम शहजाद उर्फ शानी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की को 5 माह तक हरासा करता रहा, शादी का मुतालबा किया, घर रिश्ता भेजा, इनकार मिला तो लड़की और उसके वालिद को जान से मारने की धमकी दी और 30 नवंबर 2020 की सुबह लड़की को कत्ल भी कर दिया। ये केस अदालत में चलता रहा और तमाम सबूत देखते हुए अदालत ने 30 सितंबर 2023 को शहजाद को मुजरिम करार देते हुए 25 साल कैद बामुशक्कत सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला आया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सजा का लदम करार देते हुए केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया है। अच्छा, ज़रा गहराई में जाना पड़ेगा इस मामले में, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सज़ाएं कोई ऐसी होनी चाहिए कि कोई खौफ पैदा हो, कोई लोग डरें करने से, क्योंकि ये केसेस तो हमारे सामने आते ही रहते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अवैस यूसुफजई हमारे साथ हैं। अवैस, क्या मामला है ये, और अच्छा किया कि अदालत ने वापस इस केस को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया? जी देखिए, ट्रायल कोर्ट से सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की थी वो सज़ा याफ्ता मुजरिम शहजाद उर्फ शानी ने दायर की थी, और वो उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है 25 साल कैद बामुशक्कत का, उसको चैलेंज किया था। और वो तो ये मौक़िफ़ लेके गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जो सज़ा है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो इस हद तक तो उनका ये मुतालबा मान लिया गया कि सज़ा कलअदम हो गई है और अपील मंजूर हो गई है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि सज़ा कलअदम होने के बाद जो ये अपेलेंट हैं इनको बरी नहीं किया गया, बल्कि अदालत ने बड़े अहम नौयत के जो सवालात हैं वो उठाए हैं ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर, उनके जो जजमेंट है उस पर। और उन्होंने कहा है कि ये 25 साल कैद बामुशक्कत का केस जो है, जो सज़ा दी गई वो नहीं बनता, बल्कि इसमें सज़ाए मौत मिलनी चाहिए थी कि जो तमाम जो सर्कमस्टांसेस और ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए, हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हुए ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्वेशन दी है। अच्छा, अब सज़ाए मौत ना देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स जो सामने आए हैं, तो आपने बताया इसके अलावा रेफ़र करते हुए कुछ इंस्ट्रक्ट किया है या बस रेफ़र कर दिया है अपने रिमार्क्स के साथ? जी देखिए, जो ये केस है जो जिसमें सज़ा सुनाई गई थी, ये बुनियादी तौर पर केस था पसंद की शादी ना होने और रिश्ता ना मिलने पर लड़की को कत्ल करने का। और इसमें अदालत ने जो प्रोसीडिंग है ट्रायल कोर्ट में हुई वो ट्रायल किया, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, और इसमें जो बड़ा अहम नुक्ता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है वो पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 302B का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि ये 302
बी का केस बनता है जिसमें सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि जो आम हालात में कोई भी मर्डर केस होता है उसमें ये सेक्शन अप्लाई करती है, लेकिन जो मखसूस हालात हैं उसमें 302C का जो है इतलाक किया जाता है। लेकिन उस सूरत में भी जब ये इतलाक होता है और रियायत दी जाती है कि सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दी जाए, तो उन मखसूस हालात का जो जिक्र है वो किया जाता है और वजूहात लिखी जाती हैं। तो अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पॉइंट आउट की है बात, वो ये की है कि इस केस में इस तरह का जो रिलीफ दिया गया यानी वो नहीं बनता। अच्छा, आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट, द ऑडेसिटी कि उसने अपील की है कि मुझे ये वाली सजा भी क्यों मिली है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि अदालत जो है वो तो चले हक है अपील करना, नहीं लेकिन हक तो है, लेकिन क्या इंसान भूल गया है कि उसने किया क्या है? कि शुक्र करो कि तुम्हें मौत की सजा पहले ही नहीं हुई थी, 25 साल रह के निकल आते या बीच में वॉटएवर, तो अब तो दोबारा। अच्छा, वैसे से पूछ लेते हैं कि आगे होगा क्या, ये जरूर बता दें वैसे, ये केस दोबारा इसी ट्रायल कोर्ट में जाएगा, नया चालान होगा, दोबारा समातें होंगी, सारा प्रोसेस दोबारा होगा? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस रिमांड बैक किया है और ट्रायल कोर्ट को ये कहा है, डायरेक्शन दी है कि वो जजमेंट को री राइट करें, यानी दोबारा लिखें। और अदालत ने इसमें बड़ा एक अहम नुक्ता जो है वो उठाया है और ये कहा है कि ये एक ऐसी गलती है जिसकी तस्हीह नहीं की जा सकती अब अपील की स्टेज पर, और इसको ट्रायल कोर्ट ने ही रिव्यू करना है। तो वो इसको रिव्यू करें, 45 दिन के अंदर दोबारा फैसला करें, जजमेंट को री राइट करें, और उससे पहले जो पार्टीज़ हैं, जो दोनों फरीकैन हैं, उनको भी एक जो है सुनवाई का मौका दें। तो चलान दोबारा नहीं होगा, जो ट्रायल पहले से हो चुका है, गवाहों के बयानात, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो एविडेंस पेश हो चुका है, उसी की बुनियाद पर सिर्फ एक फरीकैन को मौका दिया जाएगा कि वो अपना जो मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं वो अदालत के सामने करें, और फिर रीजनिंग के साथ जो कोर्ट है वो दोबारा इसकी जजमेंट लिखे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि क्या रीजनिंग होगी। जी, उसने मेरी शादी से इनकार कर दिया, मैंने उसे कत्ल कर दिया, ऐसा तो होता है, मतलब हाउ डू यू इवन एक्सप्लेन दैट? इसीलिए मैं ऑडेसिटी पे आ रही हूँ कि अपने करने को देखो और आगे रियायत मांगी जा रही है कि नहीं ये तो अनफेयर, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। थैंक यू वैस फॉर बीइंग विद अस। एंड ऑल्सो यहाँ कहते हैं ये जो केसेस आते हैं ना कि जी शादी से इनकारी पे कत्ल, और मे बी वी आर द ओनली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ इतना ऑफेंड हो जाता है ईगो कि जी हम अगले को मार ही देंगे। दिस इज द रीजन कि अगले ने आपको ना की थी, क्योंकि आपकी वो पर्सनैलिटी नजर आ रही थी। पहले तो महीनों हरास करते रहे और उसके बाद उस हरासर से वो शादी करती। You know what I'm saying? मतलब this is so insane, और इसके बाद फिर रियायत मांगने पहुंचे हैं। Anyway, मतलब ये बात हम किसी इंसान को क्या समझाएं इस दौर, इस ज़माने में, कि अगर एक इंसान ने आपके साथ नहीं रहना तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। जिंदगी नहीं, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बस। okay. खैर, अभी हम मौसम की सूरत हाल मालूम करेंगे और जा रहे हैं हम चित्राल। Oh, we need to go to a good place after this. और वहाँ है हमारे साथी जहांगीर जिगर जी। चित्राल के तूलू अर्ज में साली नौ की आमद पर बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लोअर चित्राल के लवरी टनल के करीब ज्यादा बर्फ जम जाने से चित्राल पिशावर रोड पर आमद-रफ्त में गाड़ियों के फिसलने के सबब मुश्किलात का सामना है। जिली इंतजामिया और पुलिस ने ड्राइवर्स को हिदायत की है कि वो सफर के दौरान स्नो चेन्स का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा कैलाश वैली, अपर चित्राल, जिंजरतकू, मडागलास्ट में निस्बतन ज्यादा बर्फ पड़ी है। लोअर चित्राल के बालाई इलाकों गरम चश्मा, बिगुश्त और करीमाबाद में भी बर्फबारी जारी है। मुकामी जमींदारों ने इस बर्फबारी को खुशाइंद करार दिया है, जिससे ग्लेशियर्स की मिकदार में पहाड़ों पर इजाफा होगा और गर्मियों में पानी की कमी का सामना न होगा। बर्फबारी से सुख्तनी लकड़ी की मांग बढ़ गई है और कीमतें आसमान से बातें करने के सबब आवाम को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। हाँ, ये तो मुश्किलात तो डेफिनेटली हो सकती हैं। एक तो महंगाई। बहुत शुक्रिया जहांगीर। मगर लिटरली सफेदी की चादर जिसे कहते हैं ना, हर चीज ढकी हुई, मतलब वहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनको ये वाइट ब्लाइंडनेस जो एक हो जाती होती है स्नो क्लैड जगहों पे, वो नहीं महसूस होता होगा। मतलब हर जगह ये, मैं कभी रहा नहीं हूँ, सो आई हैव नो आइडिया। मैं भी नहीं रही, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स काफ़ी ऐसी जगहों पे रहे हैं। सो दे टेल अस कि वो ऑलमोस्ट वो पागल हो जाने वाली कैफियत हो जाती है व्हेन इट्स जस्ट स्नो।
एवरीथिंग हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाए तो वो ज़रा टू मच हो जाता है। अच्छा, हुआ ये कि जी बरतानिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ इस बार नए साल का जश्न रवायती अंदाज से नहीं मनाया गया कुछ जगहों पे। वजह यही है कि वहाँ मौसम ख़राब चल रहा है और मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। बर्फ़बारी तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हर जगह ही है, लेकिन तेज़ और मुसलसल बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। ग्रेटर मैनचेस्टर के इर्द गिर्द के इलाके 6 से 4 इंच तक बारिश हो चुकी है। सैलाब का बड़ा खदशा है। मैनचेस्टर में आपको पता है हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भी रहते हैं, हमारे साथी हैं हारून मिर्ज़ा। उनसे हमने पूछा, रब्ता किया कि क्या इत्तला बड़ी खबरें आ रही हैं, हालात कैसे हैं शहर और गिरदोनवाह के, तो उन्होंने हमें ये बताया। ग्रेटर मैनचेस्टर के हज़ारों घराने शदीद बारिशों और तूफानी सूरत हाल के बायस ज़ेरे आब आ गए हैं। घरों में पानी दाखिल होने से कीमती फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मुतासिर हुआ है। नए साल के पहले दिन से ही तूफानी आंधी और बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। सैकड़ों गाड़ियाँ नशेबी इलाकों में पानी में डूबी हुई हैं। बेशतर को हंगामी सर्विसेज की जानिब से टीम महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। पुलिस समेत दीगर इमदादी टीमें मुतासिरीन की मदद के लिए काम कर रही हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर के इलाके बोल्टन, विगन, नॉर्थ वेस्ट मैनचेस्टर, स्टलीब्रिज और स्टॉकपोर्ट सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अच्छा, फिर हमने हारून से पूछा कि अब हुकाम ने क्या सैलाब की वार्निंग दी है, इवैक्यूएशंस होनी है, होना क्या है इसके बाद, तो इन्होंने हमें ये बताया। जी, नए साल के आगाज़ पर ही हुकाम की जानिब से 150 से ज़ायद सैलाब की वार्निंग जारी की गई थी। दरिया मर्ची के किनारे पर वाक़िया नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों से ज़ेरे आब आने वाले कई इलाकों को खाली करा लिया गया था। शुमाली स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूके के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। नए साल के आगाज़ के बाद बेशतर लोगों को सफ़र करने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। ट्रेन और बस सर्विस को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। अलबत्ता चंद इलाके अभी भी बारिश के पानी के ज़ेरे आब हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों के घर मुतासिर हुए हैं, घर में सामान मुतासिर हुआ है, फर्नीचर वगैरह देख लें, बारिश वे चली जा रही है। अब्दुल्ला, कम्यूट फ्रॉम हियर टू देयर, इधर ए टू बी जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उस पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा होता है। बारिशें मतलब कोई चीज़ है जो ना हो रही हो इधर, सो इट्स डिफिकल्ट ऑल्दो वी डू सी पीपल ऑन द रोड्स। अच्छा, एक होती है स्नो, एक होता है आइसी कंडीशंस, वो बहुत डेंजरस होती है क्योंकि उसमें गाड़ियाँ कुछ भी स्लिप होने का बहुत है। इंजरीज कितनी होती हैं? भाई आप खुद जब वॉक कर रहे हो, साइड वॉक वगैरह, वो आइस होती है उधर, आप बहुत बुरी तरह उस पर स्लिप हो सकते हैं जो लोग होते हैं। एक्चुअली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आप ये देखिए गलियों में पानी खड़ा हुआ है एंड गाड़ियाँ भी मुतासिर हो रही हैं, घर तो ऑब्वियसली हुए ही हैं। सोचे ऐसी सिचुएशंस में अगर ये गैस पे इनके हीटर चलते होते, अब्दुल्ला, अगर इनके हीटर गैस पे चलते होते और गैस ना आ रही होती तो ये किधर जाते, तो फिर गीज़र भी ना चलता, मतलब बहुत कुछ होता, फिर ये पाकिस्तान आ जाते और हमारी साथ हमारी तरह रहते। अरे नहीं, ये हम एम बात आगे ले गए हैं, लेकिन लेके आपको जा रहे हैं किधर, मुजफ्फराबाद, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है आरिफ उर्फी, वो हमें ज़रा वहाँ का हाल बता रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती इलाकों में 2 रोज़ तक वक्फे के साथ ज़हरी इलाकों में बारिश और बुलंद पहाड़ी मकामात के ऊपर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने के बाद थम गया है और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मतला साफ़ होना शुरू हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सूरत हाल ये है कि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, धूप भी है, हवा भी चल रही है और सर्दी भी मौजूद है और पहाड़ों के सरों के ऊपर आपको बादल भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस मौसम में बर्फ़बारी की अच्छी खासी मक़दार हुआ करती है, लेकिन इस मरतबा अभी तक बालाई इलाकों में जहाँ पे फुटों के हिसाब से बर्फ़ हुआ करती थी, इस वक्त चंद इंचेस के हिसाब से बर्फ़ है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 2 रोज़ का वक्फ़ा रहेगा, उसके बाद एक स्पेल और मौजूद है जिसमें मुमकिन है कि ज़्यादा बारिश और बर्फ़बारी हो, लेकिन मजमूई तौर पर माहिरीन का ये ख्याल है कि इस मरतबा मौसम सरमा में मामूल से कम बारिशें और बर्फ़बारी होगी। मामूल से कम बारिश और बर्फबारी हो रही है मुजफ्फराबाद में। अभी हम जाएंगे अस्तोर और वहाँ पे रफ़ीउल्लाह अफरीदी हैं हमारे साथ, और वहाँ तो आई एम श्योर कि बहुत ठंड है। अस्तोर के अंदर यहाँ पे सख्त सर्द मौसम में सरमाई सियाहत को फ़रोग देने और शदीद सर्दी के अंदर घरों के अंदर महसूर रहने वाले जो लोग हैं, खासकर यूथ है, ख़वातीन है, और उनको घरों से बाहर निकालना और उनको तफरीह के मौके फराहम करने के साथ साथ उनका जो टैलेंट है लोकल सतह पे, जो यहाँ पे एशिया है, गर्म एशिया और लोकल जो खाने हैं, उन
को दुनिया भर में उजागर करने के हवाले से यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल और स्पोर्ट्स मेले का इत्माम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़वातीन थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और बड़े उम्र के जो लोग थे और नौजवान थे वो यहाँ पे शामिल थे। और यहाँ पे रिवायती खाने हैं लोकल सतह पे तैयार होने वाले, और सर्द मौसम स्पेशली सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले उन खानों की यहाँ पे नुमाइश स्टॉल लगाए दिए गए थे। और साथ में यहाँ पे लोकल सतह पे तैयार होने वाले स्वेटर्स हैं, जो बनियान हैं, जुराब हैं, रुमाल हैं और दस्ताने थे, उनके यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे। इस मौके पे यहाँ जो ख़वातीन थी स्पेशली, उन्होंने सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है, पुरजोर मुतालबा कि यहाँ लोकल सतह पे तैयार होने वाली जो प्रोडक्ट है इनको मार्केट तक रसाई के हवाले से इनके साथ भरपूर ताउन किया जाए। भाई ख़वातीन और मर्द भाई अपना ताउन का इंतज़ार करना छोड़ दें। प्रोडक्ट्स आपकी अच्छी हैं, हमने देख ली हैं, ज़बरदस्त हैं। और प्रोडक्ट्स में पराठा तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, सो आप ऑनलाइन अपना कारोबार वहीं शुरू करें। अगर आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं तो अपने इलाके में बेचें, यू नो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, फेसबुक का करें, डिफरेंट ऐप्स का करें। और जो आप ये निटेड चीज़ें थीं, जो स्वेटर थे, मोज़े थे, ग्लव्स थे, ये तो मेरा ख्याल है कि अब सबको पता है कि किस तरह से बेची जा सकती हैं। तस्वीरें खींचें, इंस्टाग्राम भी जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो वो जाके उनसे राब्ता करें कि व्हाट आर थिंग्स दैट यू आर सेलिंग। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रहें, का इस्तेमाल करें, अपनी कहानी दुनिया को बताएं कि आप स्टोर में रहती हैं, आप ये चीज़ें बनाती हैं, एंड देयर आर ब्राइट चांसेस कि ये इस तरह पूरे पाकिस्तान में चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, if I was in a store, I would wear everything that was there. मतलब जुराबें हो गई। इंटरनेट के मसाइल से कोई इंडस्ट्री मुतासिर नहीं हुई। ये बयान देने वाले वजारत IT और PTA हुकाम ने या तो खुद आंखें बंद कर रखी हैं या कहीं और रह रहे हैं, यहाँ तो नहीं है आप लोग। मतलब कम से कम यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हर रोज़ की बेसिस पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। अगर आपको लगता है सिर्फ इंडस्ट्री को आप सपोर्ट करके कुछ कर लेंगे, तो भाई यहाँ हर घर में इंडस्ट्री लगी हुई है। ये जो फूड डिलीवरी राइडर्स हैं, ये जो ऑनलाइन टैक्सी वाले हैं, ये जो लोग अपने घरों से, ख़वातीन अपने घरों से इंस्टाग्राम इंटरनेट के थ्रू कारोबार चला रही हैं, ये सारा कारोबार मतलब वी डोंट हैव टू गेट इनटू इट। अब तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू विदाउट हैविंग एक्सेस टू द इंटरनेट। और ये जो कहा है कि किसी को मुतासिर नहीं हो रहा, आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि आपको रास्ते नहीं आते। गूगल मैप्स वगैरह पे आपका इन्हिसार इतना बढ़ गया है, वो नहीं चल रहे होते एट टाइम्स। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा हम मजाक कर रहे हैं, कुछ मजाक नहीं था ये। एक्चुअली कल ये स्टेटमेंट्स हुई हैं। कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT टेलीकॉम का इजलास था, और वहाँ वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा और चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान पेश हुए। इंटरनेट शट डाउन और स्लो डाउन पर चेयरमैन PTA ने कहा कि वो हल्फ पर कहते हैं कि इंटरनेट सर्विस में बेहतरी आई है। बस सर, आप कुछ भी कह दें, आप कहीं भी It is not back to normal as it used to be। बिल्कुल भी ना बेहतरी का कह देना, क्योंकि इतना बेड़ा गर्क कर दिया था कि अब बेहतरी ही आपको लगता है कि हर रोज आ रही है, लेकिन इट इज स्टिल नॉट बैक टू नॉर्मल स्पीड। तो उनका खैर कहना था कि इंटरनेट सर्विस में बेहतरी आई है और हम सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं और इसे सुस्त नहीं कर सकते। उनका ये कहना था PTA के पास दरमियान का गियर नहीं है। सो आइदर ऑन और ऑफ, बट नॉट स्लो डाउन वाला सिचुएशन। वो पीछे हट गए। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कमेटी को बताया कि इंटरनेट पर इंडस्ट्री को जो इश्यूज थे वो वक्ती तौर हल कर लिए गए हैं, और पाशा ने इंटरनेट की बंदिश पर जो एदाद शुमार दिए वो गलत थे, ये इनका ये कहना था। बेसिकली ये लोग जो सारा कुछ कह रहे हैं वो सही था। आज की अगर आप अखबार खोलें तो ऑलरेडी एक अंडर वाटर केबल जो है वो डैमेज है और उस पर भी काम हो रहा है। एक दफ़ा आके प्लीज़ बता दें कि मसला क्या है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं और हम मान जाएंगे, हम तो माने बैठे हैं, हम तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट व्हाट द कॉम डिजर्व्स इज सम ऑनेस्टी, सम ट्रूथ। पता है, दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। कल हमारे साथ एहसन इकबाल साहब थे और इंटरनेट वाला सवाल हमने उनसे भी किया, और वो कह रहे थे कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, फायरवॉल लगा रहे हैं। आप लोग तो मानते नहीं है ना कि फायरवॉल लगा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उसको डबल कर रहे हैं, ट्रिपल करें। कम क्लीन एंड टेल द नेशन कि क्या हो रहा है। That is all that we ask for। डॉक्टर शमीरा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कायमा कमेटी बराए IT, और सेशन में भी थी, कमेटी इजलास में भी थी। बहुत से सवाल, हाँ जी, बहुत से सवाल इन्होंने भी उठाए हैं। शर्मीला साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया।
आप लोग मुतमईन हैं जो जवाब आपको दिए जाते हैं मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पीटीए हुकाम की तरफ से? जी शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए जी, बात यह है कि हम बारहा हुकूमत से यही पूछ रहे हैं कि हमें बता दें कि इशू क्या है और ये मसला कब तक हल होगा। बिकॉज देखिए, जो इशू है वो अपनी जगह है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट स्लो डाउन है। जब कभी कोई धरना या कोई और चीज आती है तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। वो तो कहते हैं नहीं कुछ भी। नहीं जी, बात तो यही है ना कि हम ये अगस्त से ये मामला उठा रहे हैं कायमा कमेटी के अंदर, और अगस्त से हमें ये कहा जा रहा है कि देयर इज नो इशू। अगस्त में हमें पीटीए चेयरमैन ने ये कहा कि जी एक केबल में कोई प्रॉब्लम है, वो अक्टूबर तक हल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कोई मामला हल नहीं हुआ। 2 कमेटीज की मीटिंग हो गई। कल भी हमें बताया गया कि जी जो मसला था वो अक्टूबर में हल हो गया। नथिंग, एवरीथिंग इज गुड। कोई मुल्क में कोई इशू नहीं है, मुल्क को कोई नुकसान नहीं हुआ इंटरनेट स्लो डाउन की वजह से। पाशा अपने फिगर्स दे रहा है, स्टैटिस्टा अपने फिगर्स दे रहा है। हम जनरल पब्लिक, यू एंड मी, हम सब फेस कर रहे हैं इंटरनेट स्लो डाउन ऑन अ डेली बेसिस। मतलब कल ये था कि मैं अपने 6 साल का बच्चा की मीटिंग एक्सेस टू वाईफाई, मेरा 4G नहीं चल रहा था। आई कुड नॉट गिव सेंड वॉइस नोट्स टू हिम एंड ही कुड नॉट गिव वॉइस नोट्स टू मी। वी वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अब वहां पर भी बैठ के हमने बात की, इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। इवन ही सेड कि उनके एरिया के अंदर भी इशूज हैं। बलूचिस्तान वालों ने कहा, KPK वालों ने कहा, लेकिन हुकूमत वाज इन कंप्लीट डिनायल। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये कहा कि जी हमें ये बता दें, इन कैमरा मीटिंग कर लें, लेकिन हमें बता दें मसला क्या है और मसले का हल क्या है। ये देखें ना, ये एंडलेसली तो नहीं हो सकता। एक तरफ आप डिजिटलाइजेशन ड्राइव लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान को डिजिटल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उड़ान पाकिस्तान में कह रहे हैं जी IT सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है, ग्रोथ लेड प्रोग्रेस होगी। तो ग्रोथ लेड प्रोग्रेस कैसे होगी जब इस मुल्क में इंटरनेट नहीं चलेगा? आपका IT सेक्टर जिसके ना इतनी पोटेंशियल है कि यू नो दैट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उस सेक्टर को भी आप तबाह कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट शॉर्ट टर्म गेन्स दे आर लुकिंग फॉर, जिसमें लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को नुकसान। हम बड़े क्यूरियस हैं क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा साल ही 2024 का ये गुजर गया कि हम सवाल ही करते रहे कि इंटरनेट को क्या हुआ है। और जिस तरह के आपने यू राइटली पॉइंटेड आउट कि 6 बार हमें 6 चीजें बताई गई कि फायरवॉल, अंडर वाटर केबल, फिर फायरवॉल, फिर अपग्रेडेशन, मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यू नेम इट एंड दे गिव इट टू अस। अगर हमें कहा गया कि जी फायरवॉल मुल्क के अंदर 1977 से लगी हुई है, और अगस्त में जब हमें कहा कि जी वो फायरवॉल अपग्रेड कर रहे हैं जो अक्टूबर तक ठीक हो जाएगी। अपग्रेडेशन में मतलब उनको 2-3 महीने लग जाएंगे। अच्छा जी, हमने कहा वो भी सबर शुक्र किया, चलो जी कुछ तो बोला आके, लेकिन द इशू इज persistent. Yes. There is no relief. आप यकीन करेंगे कि लोग हमें आके कहते हैं बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। My husband runs an e-commerce company also. He's lost international client. इसी तरीके से हमारे जानने वाले हैं, दोस्त, रिश्तेदार, कंपनीज के लोग हमें फोन करते हैं कि जी खुदारा आप कायमा कमेटी में बैठे हैं, आप कौमी असेंबली में बैठे हैं, आवाज तो उठाएं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप तो कुछ बोलें। भाई हम क्या बोलें? कल आपको यकीन करें, एक चीज जो हमें कल कही गई वो कहा गया कि जी हमें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक लेटर आता है कि बंद कर दो, तो हम बंद कर देते हैं। हमें तो नहीं पता क्या वजह, आप उनसे पूछें। तो फिर हमने कल ये फैसला किया कि जी अगली कमेटी में हम इंटीरियर मिनिस्ट्री को बुला लेते हैं, हमें वो बता दें, इन कैमरा सेशन कर ले, बता दें हमें। अच्छा जी, आप कहते हैं नुकसान नहीं हो रहा पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं हो रहा। हमने पाशा को भी बुला लिया अगली कमेटी में कि पाशा साहब आप आ जाएं और आप हमें बताएं कि अगर जो आप बयानात दे रहे हैं, जो आप बाकायदा डेटा रिलीज कर रहे हैं कि $237 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? We've called him also in the next committee. So बात ये है कि someone is lying ना, या हम झूठ बोल रहे हैं, हुकूमत झूठ बोल रही है। ये टेक्निकल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं? कि पॉलिटिकल इशू है या टेक्निकल इशू है? हम ये अब्दुल्ला, कल हम कमेटी की मीटिंग से आए, आई लैंड बैक होम एट अबाउट 8 PM इन कराची। रात के 9 बजे में रात को एक नई खबर आती है कि जी वो दोनों की तरफ से, पीटीए चेयरमैन और मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, कि जी वो एक और केबल में केबल है, वो फिर डिस्टर्ब हो गई। AA1 सम कतर के नजदीक कोई चीज है वगैरह। देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शज़ा फातिमा, शी इज अ वेरी गुड वुमन और बड़ी कॉम्पिटेंट वजीर हैं वो, मैं आपको ये बता दूं, शी नोज हर जॉब। लेकिन आई थिंक थिंग्स आर नॉट इवन इन हर कंट्रोल। Sorry, I have to interject, and you said she knows her job. This is very double meaning because उनकी जॉब पूरा साल हमने देखा है कि बहाने देते रह गई है। I think again, let me be honest with you.
मेरा ख्याल है उसके हाथ में भी नहीं है। she really doesn't have anything in her hand। ये चीजें कहीं और से हो रही हैं। अब जो मैंने आपको बताया ना, कल उन्होंने कहा जी हमें एक लेटर आता है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की तरफ से और हमें बंद कर देना पड़ता है। तो भाई हम मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हमें बता दें, इस मुल्क में ऐसा भी वक्त था हुमा कि कराची में एक धमाका होता था, क्वेटा में एक होता था, लाहौर में एक होता था। इतने बुरे हालात थे 2013 में दहशतगर्दी के, यू रिमेंबर? उस वक्त भी हमने ये फेस नहीं किया, इंटरनेट शटडाउन। वी डिड नॉट फेस दिस। नहीं तो अब पीपल्स पार्टी क्या इरादा रखती है वैसे इस पे? प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा हमें आपकी बात सुन के थोड़ा सा मजीद हम पैनिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम तो आवाम हैं, आप तो यू आर अ पार्ट ऑफ द कमेटी। अगर आपको भी सही जवाब नहीं मिल रहे और आपको भी इस चीज की एंड नजर नहीं आ रहा, वेयर डू वी स्टैंड? हम तो बिल्कुल ही होपलेस हो जाएंगे। हम तो फिर बिल्कुल ही होपलेस हो जाएंगे। एक हम पूरा साल गुजार चुके हैं। हम आप यकीन करें, इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज देखिए, एक तो एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होती है, दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि आप उस कायमा कमेटी में बैठे हैं और आप आवाम को रिलीफ नहीं दिलवा पा रहे बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग आउट क्लीन। भाई सच तो बोल दो जी। अब ये कहना कि जी कोई मसला ही नहीं है, अगर मसला ही नहीं है तो फिर सोल्यूशन ही नहीं है ना। जब मसला नहीं है तो फिर सोल्यूशन तो फिर क्या किया आप लोगों ने? आपके पार्टी चेयरमैन यूनिवर्सिटीज कॉन्वोकेशंस में भी बात कर रहे थे इंटरनेट की, वो कह रहे थे जी इनको पता नहीं है, फैसले नहीं करते। आप क्या करेंगे? कोई एहतजाज करेंगे? इसको बात ये है कि I mean there has to be a decision at the highest level। I mean this cannot go on। ये पाकिस्तान देखें, हम तो आम सार्फिन है लेकिन लोग यहाँ बिजनेसेस चला रहे हैं, इंटरनेशनल डीलिंग्स हो रही हैं, ये सेक्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वो है। अगर आप इसको बर्बाद कर देंगे इस तरीके से, ठीक। अच्छा जी, मसला ये होता है, कल मैंने ये भी कहा कि देखिए जी पीटीआई का जब भी धरना होता है तो इंटरनेट तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाता है। हम तो डर जाते हैं कि अल्लाह अब तो कुछ भी नहीं हो सकेगा इस मुल्क के अंदर, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो हमें बता दें कि क्या मसला है, कितना थ्रेट है। इन कैमरा मीटिंग कर लें, मीडिया पे ना, लेकिन हमें बता तो दें, हम समझे तो सही क्या है ताकि हम आगे आवाम को समझा सकें। पीपल कॉल अस, नॉट ओनली मी, ऑल द अदर मेंबर्स आल्सो, उसमें उमर अयूब भी हैं और भी लोग हैं। दे कॉल अस और वो हमें कहते हैं खुदा के लिए कुछ करें, हमारे बिजनेस तबाह हो रहे हैं। एक तो आपने टैक्सेस लगा के लोगों को मार दिया, आईटी प्रोफेशनल मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आपके पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है। देयर इज अ मल्टीलैटरल कॉस्ट टू दिस। जी शर्मिला, आपने कहा है देयर हैज टू बी अ डिसीजन मेड एट द हाईएस्ट लेवल। नाउ यू गाइस, यानी पीपल्स पार्टी इज इन अ वेरी आइडियल पोजीशन, अभी बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं हुकूमत के साथ, ऑब्वियसली एक हुकूमत भी चल रही है। आप लोग लिटरली ऑफ कैमरा बैठ के ये फैसला क्या करवा सकते हैं उनसे कि भाई एक तो कम आउट क्लीन कि मसला क्या है, और जो भी मसला है मतलब नेशनल सिक्योरिटी को भी बीच में आप डाल दें, लेट्स वर्क एट इट। और आपके चेयरमैन पब्लिक गैदरिंग्स में ये इशू उठा रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। देखिए चेयरमैन साहब की अपनी बहुत उनको बहुत इस बात पे कंसर्न है, सिवियर कंसर्न है कि मुल्क के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं एंड ही टॉक्स अबाउट इट, ही इज वेरी वेरी वोकल अबाउट इट एंड ही आल्सो कन्वेज इट। देखिए हमारी जो कमेटीज हैं जो बैठती हैं पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की, उसमें भी डिस्कस होता है, बात होता है। देखिए हम बेशक हमने वोट दिया प्राइम मिनिस्टर के, We are not part of the cabinet कि हम इसको कैबिनेट में उठाएं। किसी चीज पे बात करते हैं। हम जिस इंटरनेट इशू की बात कर रहे थे ना, वो ये है, ये कितनी आयरॉनिक बात है कि हमें शर्मिला से हम यही बात कर रहे हैं और उनसे बात हो नहीं पा रही। डिस्टॉर्शन आ गई थी। शर्मिला आपको आवाज आ रही है क्योंकि आपकी चली गई थी बिल्कुल। हाँ, वो जब ऐसी बातें होती तो फिर वो डिस्टॉर्शन भी आ जाती ना, ये भी तो इशू है। बात ये है कि देखिए अगेन ऑल सेड एंड डन हुमा, मैं एक चीज कहती हूँ कि अगर आप ये कहेंगे कि मसला ही नहीं है तो फिर हल ही नहीं है ना। जब मसला नहीं है तो हल ही नहीं ढूंढना। आप एतराफ तो करें कि मसला है, और उस मसले, दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जिसका हल नहीं है? कोई रिलीफ आप लोगों को दें। द पब्लिक इज सफरिंग, द पब्लिक इज सफरिंग एट लार्ज। हम सफर कर रहे हैं, बिजनेस सफर कर रहे हैं, आम सार्फिन सफर कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के मसाइल है, लोगों को अस्पताल में जाना है, ई कॉमर्स तबाह हो गया है, बिजनेसेस चले, हम ई कॉमर्स की बात करें, मतलब आप डिलीवरी राइडर्स, आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब आप कुछ भी बीच में डाल लें, एवरीबॉडी इज सफरिंग। ऑनलाइन क्लासेस, डेली वेजेस, फ्रीलांसर्स, एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज सफरिंग। एंड आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की कि जब इदराक ही नहीं है, जब रियलाइजेशन नहीं है या ये एक्सेप्टेंस नहीं है
है कि कोई मसला है तो फिर उसको क्या हल करना है। चलिए होपफुली हम आपसे फिर बात करेंगे और आप ये आवाम का जो इशू है इसी तरह उठाती रहेंगी इस कमेटी में। शर्मिला फारूकी साहबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, एक हुकूमत के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं कि डू नॉट डाउट आवर इंटेलिजेंस, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। आपने आवाम को, कौम को क्या समझ रखा है कि आप कुछ भी कह देंगे और हम मान जाएंगे, कभी अंडर वाटर केबल तो कभी फायरवॉल तो कभी, जस्ट डू इट नाउ ऑलरेडी। कुछ भी जेन्युइन जो रीजन है एक बता दें एंड देन स्टिक टू इट, और उसके बाद हम आपके साथ ही होंगे ना, हमने कहाँ छोड़ के चले जाना है। कल परसों ये भी सुना था हमने इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप आके बताएं ना, वहां बैठ के एटलीस्ट ये कह देना जी हमारा तो बड़ा अच्छा इंटरनेट चल रहा है और सब कुछ। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है, और उस पे मतलब यहाँ के हमदर्दी करे अवाम, और वाकई कोई मसला चल रहा होगा व्हाटएवर अंडर वाटर तो हम आपके साथ हैं एंड वील वेट कि सब ठीक हो जाएगा। बट देन ऐसी बातों पे हमें पता होता है यहाँ झूठ है। अच्छा, पता है झूठ है, ये एग्जैक्टली वही बात है। आप लोग ये दावा करते हैं ना जो इस वक्त जमात बरसर इख्तिदार है कि हमने लोड शेडिंग खत्म की। अगर आप उस वक्त ये कहना शुरू कर देते लोड शेडिंग कहाँ हो रही है, हो ही नहीं रही, तो फिर खत्म कैसे करते? एग्जैक्टली मतलब अगर ये एग्जैक्ट वही सूरत हाल है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन आप उसको मानने के तैयार नहीं है कि इंटरनेट नहीं चल रहा। हाँ, बस ये कह रहे हैं, सोचें आप ये कहते रहते उस वक्त कि बिजली तो जा ही नहीं रही, बिजली तो है, वाफिर है, बिजली तो ठीक है, बिजली तो मिल रही है। ये जो इंटरनेट वगैरह और कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड होती है, और फिर वहां भी पता चलता है जी आपका तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, हमने आपके साथ बिजनेस नहीं करना। दिस इज एम्बैरेसिंग इन दिस डे एंड एज, इट इज एम्बैरेसिंग। क्या वजह है कि इंटरनेट नहीं चल रहा? और ये जो धरनों वगैरह में आप पूरे मुल्क में या एहतजाज में बंद करते हैं, इससे आपने चले नवंबर वाले से क्या हासिल कर लिया? आप फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे को रोक सके? नहीं रोक सके ना। कुछ नहीं होना, चलने दें। इनफैक्ट जो सच होता है ना उसकी पहुंचने की रफ्तार जरूर कम हो जाती है, ये जरूर है। हाँ, और ये इस पे तो हम कब से बात कर रहे हैं। डोंट बी यू नो प्रोपोनेंट ऑफ इट। आप उसको प्रमोट ना करें झूठ को, और झूठ भी स्टिक टू वन ताकि वो झूठ भी जरा सच लगे। इतने वर्जन्स आ चुके हैं, नाउ वी नो द ट्रूथ इज स्टिल नॉट आउट देयर। अच्छा, आज मैच है जी 1:30 बजे हमारा दूसरा टेस्ट मैच है, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू। और आज पाकिस्तान का नए साल का पहला इंटरनेशनल मैच भी है। सीरीज़ बचाने के लिए इसमें फतह भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट का टीम में बड़ी तब्दीली का कोई ऐसा इरादा लग नहीं रहा। आपके ख्याल में मौजूदा जो कॉम्बिनेशन है उसको कैरी करना चाहिए, या मीर हमजा या नुमान वगैरह को चांस देना चाहिए? देखिए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान का नया साल अच्छा जो है शुरू हो, और जो सारी नाकामियां पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम बटोर रही है वो ये पीरियड गुजर जाए, और ये साल जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साबित हो। और जहाँ तक आपने देखिए इस मैच की बात की है, मुझे नहीं लगता कि बेंच के ऊपर उस तरह के प्लेयर इनके पास पड़े हुए हैं जो ये ज्यादा तब्दीलियां कर सकते हैं। एक ही जब तब्दीली होगी, चेंज होगा, क्योंकि आमिर जमाल जो थे वो लाइक इंजर्ड मेरे ख्याल से खेल रहे थे। उनको 6 ओवर कराए गए गालिबन, पहली इनिंग में भी, और उसके बाद भी उन्होंने बॉलिंग की नहीं। कप्तान ने इतना कॉन्फिडेंस उनको जाहिर किया नहीं, तो मेरे ख्याल से उनको, अगर वो इंजर्ड थे तो उनको डालना ही नहीं चाहिए था। तो अब एक ही हमें चेंजिंग नजर आ रही है, वो ये हो सकती है कि आमिर जमाल की जगह मीर हमजा अंदर आ जाएंगे। बाकी मोरलेस एज सच बेंच पे आप वो जो आपको जिसने जितवाया है, नुमान अली या साजिद खान, आप उनको लेके नहीं गए, तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें से तो मीर हमजा ये भी अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये भी बताएं अहमद शहजाद कि वैसे तो साउथ अफ्रीका के हर मैदान पर ही जो है वो बैटिंग टफ होती है, केप टाउन में भी ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए पहले बैटिंग करना बेहतर है या फील्डिंग? मतलब क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए? आइडियल ये होता है कि जब आप वहां पे मौजूद हो तब आपको पिच का ज्यादा आइडिया होता है, लेकिन इस तरह की कंडीशंस में होता है। अगर आप साउथ अफ्रीका को भी देखें, जब साउथ अफ्रीका की बड़ी साइड खेलती थी, ग्राहम स्मिथ कप्तान थे, तो वो यहाँ पे ज्यादातर टॉस जीत के बैटिंग भी कर लिया करते थे, बिकॉज जो घास होता है, मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर होता है, ठीक है बॉल मूव तो करता है, लेकिन एज अ बैटर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वो मूवमेंट एडजस्ट करने का। तो जैसे जैसे ये पिच पुराना होता जाता है, धूप लगती जाती है, ये पिच सूखता जाता है, तो ये बॉल यहाँ पे निकलता रहता है और लेटरल मूवमेंट भी चलती है, जो कि बल्लेबाजों के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब देखना पड़ेगा कितना मॉइस्चर और कितना घास पिच पे मौजूद है। लेकिन अगर आप ब्रेवरी का डिसीजन पूछे तो वो यही होता है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग की जाए, क्योंकि वहां पे जो है आपको थोड़ा बहुत पिच से, क्योंकि मॉइस्चर होता है, टाइम मिल जाता है। जैसे धूप लगती है तो फिर वो पिच टाइम नहीं देता।
अच्छा अहमद भाई से ये भी बता दें कि एक तरफ ये टेस्ट मैच है, दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी हो रही हैं। अब इत्तलात ये हैं कि वनडे टीम में फ़खर, इमाम और शादाब की प्रॉब्ली वापसी हो सकती है। आपके ख्याल में ठीक रहेगा अगर ये लोग वापस? फ़खर तो चलें ठीक है, लेकिन बाकी दो और पर्टिकुलरली शादाब? देखिए अभी तो इट्स टू अर्ली, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आई नहीं। और जहां तक आप फखर जमान की बात करते हैं जी, फखर जमान को बिल्कुल उनकी जगह इस टाइम टीम में बन रही है, क्योंकि साइम अयूब एक तरफ से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो टेरिबली फेल हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि उनका जो प्रोसेस था उनको फास्ट ट्रैक किया गया। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट एज अ बैटर इस तरह उनको खेलने दी नहीं गई, जो कि बाकी सारे बहुत सारे प्लेयर्स के साथ भी किया गया जिनका करियर खराब हुआ गया, फास्ट ट्रैक किया गया। लेकिन बाकी तो मुझे ऐसा कुछ पता है नहीं, लेकिन फखर जमान की जगह जरूर बन रही और ये भी किरा सराइयां है। अच्छा अभी तो ये खैर ऑब्वियसली नथिंग इज सर्टेन नाउ, ये तो नाम उठ रहे थे तो हमने आपसे पूछ लिया। अहमद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। 1:30 मैच टाइम जी, ओके सो देखेंगे। पाकिस्तान में स्कॉश का कितना टैलेंट रहा है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में आपको पता है ना, तरह दीगर खेलों को कम ही सेलिब्रेट हमने अरशद नदीम को सर्टनली किया था। खैर हम चाहते हैं कि दीगर खेलों को भी उस तरह इंकरेजमेंट मिले, सेलिब्रेशन मिले जितनी ज़रूरत है। 2 दिन पहले एक झलक इसकी नज़र आई और ये हुआ जी बिल्कुल US ओपन स्कॉश के अंडर 11 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे अपने हरमास अली राजा हैं। और जब वो वतन पहुंचे तो स्कॉश फेडरेशन के सब ओहदेदार, कोचेस, खिलाड़ी सब जो थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, मौजूद थे। इट्स अ वेरी बिग डील। US ओपन के जूनियर की हम बात कर रहे हैं और हरमास ने हमें ज्वाइन किया अभी, सो वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम। हरमास मुबारक हो। सबसे पहले तो मतलब आपने कर दिया है ये जीत का टूर्नामेंट, ये आपका पहला नहीं है, आप इससे पहले भी मुतअद्दिद इंटरनेशनल इवेंट्स खेल चुके हैं। हम यही जान लेते हैं सबसे पहले कि आपका ये सफ़र, आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? वालिद साहब खेलते हैं, फैमिली में कोई और खेलता है, कैसे आपको लगा या आपके घर वालों को लगा कि आपको स्कॉश प्लेयर बनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मेडल दिया और मुझे और जिताया। लेकिन ये जो स्कॉश खेलते थे मेरे वालिद साहब खेलते थे बहुत, मतलब 20 ईयर्स अगो। अच्छा, तो वहाँ से फिर उन्होंने आपको इनकरेज किया? उनका वो ड्रीम पूरा नहीं हो सका तो वो ड्रीम मेरे ऊपर पूरा करें। ड्रीम आपके ऊपर पूरा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आपने की है। लेकिन आपका अपना भी यही ड्रीम है, आपका इंटरेस्ट भी है स्क्वॉश खेलने में? मेरा इंटरेस्ट तब शुरू हुआ था जब मेरे बाबा जी हैं वो रैकेट देने जाते थे प्लेयर्स को, और वहाँ पे मेरा भी इनकरेज हुआ, मेरा उसमें शौक़ आया। अच्छा, अब जो आपके सामने कप पड़ा हुआ है और माशाल्लाह मेडल्स की भी हम बात करेंगे, ये कप ये है US ओपन वाला कप? ये है US ओपन वाला कप। लवली, जबरदस्त। तो और ये मेडल है US जूनियर का। माशाल्लाह। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, मतलब US ओपन तक पहुंच जाना? इसकी तैयारी कब से चल रही थी? इसका एक प्रोसेस है सर्टेनली, इसमें आपके अलावा भी लोग चाहते होंगे जो जूनियर खिलाड़ी हैं खेलना, या आप अपनी कैटेगरी में नंबर 1 हैं पाकिस्तान में? मैं अपनी कैटेगरी में नंबर 1 हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं उसमें भी नंबर 1 होता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 था, लेकिन मेरा अपेंडिक्स हो गया था। तो इसलिए मैं टूर्नामेंट जारी नहीं रख सका। अच्छा हरमास, बताएं कि आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं बच्चों में, या फिर आपसे बड़े भी हैं बहन भाई? मैं सबसे बड़ा हूँ मेरे सिबलिंग्स में। आप सबसे बड़े और आपके कारनामे भी बहुत बड़े हैं। तो नहीं मेरा ये सवाल इसलिए क्योंकि माशाल्लाह मतलब उम्र देखें और कारनामा देखें, तो आई वांट टू नो कि आप अपनी ऑब्वियसली बड़ा डिमांडिंग स्पोर्ट है स्क्वॉश, तो किस तरह आप बैलेंस करते हैं अपनी पढ़ाई भी, क्योंकि आपने भी बताया है कौन से स्कूल आप जाते हैं, तो किस तरह बैलेंस करते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ फजर के टाइम, मैं आर्मी कोर्ट जाता हूँ, वहाँ पे कोच हैं सफ़र गुल कोच, वो मुझे ट्रेनिंग कराते हैं 5 o'clock, और वापस आके मैं जाता हूँ फेडरेशन, वहाँ पे फराज खान है कोच हैं, वो मुझे कराते हैं कोचिंग, और उनके दरमियान में मैं स्कूल जाता हूँ फॉस्टर में। वाओ, तो ये सारा कुछ मैनेज हो जाता है। और स्कूल वाले भी ज़ाहिर है सपोर्ट करते होंगे, आपके कोचेस की सपोर्ट भी स्कूल वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सर जमाल। अब ये बताइएगा
कि इतने आपने ऑस्ट्रेलिया में भी आप नंबर 1 ही चल रहे थे, तो वो तो एक सर्जरी आपकी हो गई वहाँ पे अपेंडिक्स की। अमेरिका में तो आप यूएस जूनियर ओपन जीत ही आए हैं अंडर 11। कौन से ओपोनेंट्स ज़रा टफ लगते हैं आपको? अब तो इतने इंटरनेशनल इवेंट्स खेल लिए हैं, किससे ज़रा मुकाबला पड़ता है कांटे का? या यूएस में एक कोलंबियन था, उसके साथ मैच टफ था मेरा, वो 3rd राउंड था। अच्छा, वो टफ था पूरे यूएस में। क्या स्ट्रैटेजी बनाई उसकी, कैसे निकाला मैच? उसे मैंने 3-0 मारा था। उसे मैं मतलब स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि मैं उसे भगा रहा था, पहली गेम उसे थका रहा था, सेकंड गेम भी थका रहा था, थर्ड गेम मैंने अटैकिंग की जब वो थका हुआ था पूरा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का। लास्ट गेम मैंने उसे 11-1 मारा। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये स्ट्रैटेजी भी बड़ी जबरदस्त है कि अगले को बिल्कुल ही थका दो कि वो आगे कर ही ना सके। बॉक्सिंग वगैरह में भी वैसे ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती है। हरमास, आप जब ट्रैवल करते हैं तो अब्बू अम्मी साथ आपके जाते हैं? जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरे अब्बू साथ जाते हैं, मेरे अब्बू साथ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो आप ट्रैवल करके वापस आए तो हमने देखा आपको तो दूल्हा बना दिया, आपको तो हार पहना दिए, आपको पगड़ी पहना दी, आप भंगड़े शंगड़े कंधों पे उठाया हुआ, सारी फेडरेशन थी। हम साथ दिखा भी रहे हैं, हम सारा विजुअल भी देख रहे हैं, हम साथ हार शार बहन भाई भी। दूल्हा नहीं बनाया था। वो बस प्यार ही इतना करते हैं मुझसे, प्यार ही इतना करते हैं। नहीं, आप डिजर्व भी करते हो बेटा, क्योंकि आपका कारनामा, आपका काम बड़ा अच्छा है। तो कैसा फील किया, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? नवाज साहब जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़ा वार्म रिसेप्शन किया मेरा, इरफान असगर साहब, और वो आए थे एयरपोर्ट पे मुझे लेने, कंधों पे उठाया मुझे। कितनी एयर चीफ ने अपना वो प्रोटोकॉल भेजा था, एयर चीफ साहब। हाँ, वो कंधों पे उठाया, वो सब कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं और हमारे ना बड़े ही दिल खुश हो रहा है देख के कि इस किस्म का हो। अच्छा, अब जरा एक तो मेडल्स दिखा दें, जरा ऊपर करें ना, हमें आपके मेडल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाथ में पकड़ लें। ये यूएस जूनियर ओपन का मेडल है, लेटेस्ट है, हमारे सारे भी दिखा दो। अच्छे। ये लेटेस्ट है। ओके, ऑस्ट्रेलिया का मेडल है। हरमास, जहाँ आप मतलब के चैंपियन हैं स्क्वॉश के, और क्या लेवल है आपकी गेम का, तो अब आप हैं तो मतलब अंडर 11 ही, तो करना क्या है आगे? आप इसी गेम में ही रहेंगे, इसी स्पोर्ट में, या कोई और एम्बिशन है आपका? नहीं, इसी स्पोर्ट में रहूँगा। मेरा टारगेट है मैं वर्ल्ड ओपन जीतूँ, नेक्स्ट ईयर ब्रिटिश जूनियर हो रहा है, मैं वो जीतूँ। अच्छा, आपके हमारे यहाँ आपको पता है स्क्वॉश में तो हमने बड़े लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान ने। सो आप किससे इंस्पायर्ड? मैं इंस्पायर्ड था आमिर अटलस से, मंसूर जमान से, मुनव्वर जमान से, फरहान जमान से, ऐसे प्लेयर से, जहांगीर खान, जानशेर खान। तो आपकी वैसे इनमें से मुलाकात किस से हुई है? मेरी मुलाकात सबसे ही हुई है। ये तो सब आपको कहते हैं कि उन्हें आप में अपना बचपन नजर आता है। फरहान जमान, मुनव्वर जमान, मंसूर जमान, सबसे ही हुई है, आमिर अटलस खान। तो आपके जो दोस्त हैं, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स भी तो होंगे ना, क्योंकि दोस्तियां भी तो होती हैं, तो वो भी आपसे इंस्पायर्ड है? मेरा जो पहला रैकेट नहीं था, जो आमिर अटलस ने दिया था, जिससे वो एशियन जीता था, जब मैं शुरू खेलना किया था। लवली, यानी सारी सपोर्ट आपके साथ हमेशा रही है। हाउ नाइस। ये बताएं कि जब आप सपोर्ट तो मुझे जो है बैरिस्टर दानियाल सर वो करते हैं जी, बचपन से उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, वो आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा हुआ कि आपने उनको भी मेंशन किया। आप जब बाहर जाते हो, जाहिर है किसी भी टूर्नामेंट खेलने के लिए, अमेरिका जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कुछ घूमने फिरने का भी मौका मिलता है, या बस खेल और ट्रेनिंग में ही सारा वक्त गुजर जाता है? सिर्फ मैच खेलना होता है, उसके बाद बाबा सही घुमाते हैं। अच्छा, लो बाबा तो फिर अच्छा काम करते हैं ना, आपको फिर सैर भी कराते हैं। चलिए, कंग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली, योर बाबा मामा, योर सिबलिंग्स, योर कोचेस, योर स्कूल, everybody, and we are very very proud of you. इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा बात करेंगे अपने शो पे। This is a big deal. Take care, हरमास। आखिरी मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को के और मरियम नवाज साहब को, साहिबा को, कि हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें एयर टिकट्स दें ताकि हम बाहर जाके खेल सकें, और एयर चीफ और आर्मी चीफ से कि वो भी हमें सपोर्ट करें। आपको और कोई ख़ास चीज़ है जिसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, या ओवरऑल आप चाहते हैं आपको सपोर्ट मिलती रहे? स्क्वॉश में मुझे एयर टिकट्स की ज़रूरत है ताकि मैं बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन कर सकूं।
क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं वहाँ पे हमारा 18 से 19 लाख लगता है। अच्छा हरमास, ये कोई अंदाज़ा है जो रैकेट आप इस्तेमाल करते हैं वो कितने का होता है? क्योंकि हम यहाँ इनकरेज कर रहे हैं बाकियों को भी कि ये स्कॉच बहुत अच्छा है। ये तो मुझे रैकेट्स डनलप स्पॉन्सर करती है ना। अच्छा। तो ये 70,000 का एक रैकेट होता है। चलें, वो तो आपको स्पॉन्सर मिल जाता है, लेकिन आपको एयर ट्रैवल भी स्पॉन्सर ही मिलना चाहिए और मतलब हुकूमत पाकिस्तान भी दे सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये करना चाहिए, जो बाहर से हमारे स्पॉन्सर आते हैं उन पे बहुत टैक्स लगते हैं ना, तो उनको ये करना चाहिए जो स्पॉन्सर की चीज़ें उन पे टैक्स ना लगाएं। Very important point. Makes perfect sense ना, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। Now we know आप जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, because you are a mashallah very intelligent kid as well. Yeah, and speak very well as well. So hats off to your parents for raising you the way they did. हरमास राजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। भाई ये जो ट्रैवल के खर्चे की बात की है ना, रुपये में अब जाहिर है आपको स्पेंड करना पड़ता है, और बाहर की ट्रैवल एंड रहना, अब वो सही कह रहा है बच्चा कि 18-19 लाख रुपए लग क्यों जाता लग रहा है? अगर कोई आपका टैलेंट देख के कोई बाहर से या कहीं से भी कोई स्पॉन्सर ही करना चाह रहा है बच्चे को, ज्यादती है टैक्स तो जाने देना, क्या कमा लेंगे उसमें टैक्स लगा के। तो और इतने तो माशाल्लाह हमारे जितने खिलाड़ी हैं उस तरह तो स्पॉन्सरशिप होती है। ये चीजें हो सकती है किसी के इल्म में भी ना हो, मतलब अगर बाहर से कोई कंपनी किसी टैलेंट को सपोर्ट कर रही है तो वेलकम करें, और हमें जरूरत है ऐसे लोगों की, मतलब ऐसा होना चाहिए। बड़ा मज़ा आया, वेरी नाइस बॉय। ऐसी खबरें जब हमारे सामने आती हैं ना तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी दुनिया में किस दौर में रह रहे हैं कि अभी तक ये हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन का लेवल आउट आफ्टर ऑल द आउटलेट्स दैट पीपल नाउ हैव, उसके बावजूद ट्रायल रूम, क्लोथिंग स्टोर्स के दुकानों के ट्रायल रूम में कैमरे लगा रहे हैं लोग अभी तक। मतलब कौन सी दुनिया में बैठ रहे हो? लेकिन ये हुआ है खानेवाल में, कपड़ों की दुकान में खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला पकड़ा गया, पकड़ा भी गया। और खैर एनीवे, अंदाज़ा करें कि किस तरह किस जगहों पे मतलब लड़कियां सेफ नहीं है। कमरे में अगर कपड़े ट्राई कर रही है तो उसमें भी वो सेफ नहीं है। मतलब पहले कम टेंशनें होती हैं खवातीन को कि अब ये टेंशन भी हो कि अगर किसी दुकान में कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो वो ट्राई भी ना कर सकें। मतलब दे कैन नॉट ट्रस्ट द पीपल हु वर्क देयर। ये जो पकड़ा भी गया है वो मुलाजिम है इस कपड़ों की दुकान का। अच्छा, ये पूरी डिटेल पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज हो गया, ये कब से काम कर रहा था, कितनी वीडियोस हैं, हमारे साथी हैं जियो के ताहिर नसीम, वो हमें बता रहे हैं। जी मैं इस वक्त सर सैयद रोड खानेवाल में मौजूद हूँ, जहाँ चंद दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाकया वकूअ पजीर हुआ। वाकया कुछ इस तरह था कि इस ब्रांड का एक मुलाजिम जो अपने मोबाइल पर खवातीन की वीडियोस बनाता था, जहाँ खवातीन अपने ड्रेसेस चेंज करती थी और अपने मोबाइल में महफूज रखता था। गुज़िश्ता दिनों ऐसा हुआ कि वो मुलाजिम अपने घर जा रहा था कि पुलिस के एक नाके पर उसे रोक लिया गया। उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से जिनसी अद्वियात बरामद हुई। पुलिस ने शक किया तो उसको थाने ले आए और लाकर जब उसकी पूछगिछ की तो उसके मोबाइल से 80 के करीब ऐसी वीडियोस बरामद हुई, जहां खवातीन जब इस ब्रांड पे आती थी और जब उन्होंने कोई ड्रेस खरीदना होता था तो वो ट्राई रूम में जाकर जब उसे चेंज करके चेक करती थी तो वो खुफिया खाने से उनकी वीडियोस बना लेता था। इस वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई, उन्होंने ब्रांड मैनेजर को और उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद तफ्तीश के बाद उसकी वीडियोस जो अपने कब्जे में ली और उसको अदालत में पेश किया, जहाँ पहली पेशी पे उसका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ और आज उसका 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड हो गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। वैसे तो वी कैन इमेजिन कि अभी वो ट्रायल वगैरह चल रहा होगा, वरना ऐसे लोगों की तो शक्ल बिल्कुल दिखानी चाहिए जब कन्विक्ट हो जाए, तो प्रॉपर दिखानी चाहिए। बिकॉज ये क्या हुआ कि इतना बड़ा गुनाह करके, इतना कुछ करके उसके बाद नीवे होके निकल भी जाओ और किसी को पता भी ना चले। नहीं, फिर पब्लिक करो कि ये कौन था शख्स। एनीवे, तो लिहाजा गर्ल्स, अच्छा आप लोगों को पता है ना लड़कियों के वैसे तो कैमरा कहीं भी लग सकता है, लेकिन व्हेन यू गो इनटू अ ट्रायल रूम जो होता है तो आप शीशे के साथ उंगली रख के एक चेक कर सकते हैं कि ये शीशा जो है ये एक्चुअली एक मिरर है या फिर ये एक 2-वे मिरर है। 2-वे मिरर मतलब है कि आपको तो यहाँ शीशा नजर आ रहा है और पीछे कोई बैठ के आपको प्रॉपर देख सकता है। How do you check it? You check it because जब आप उंगली रखते हैं ना शीशे पे, जैसे ओके लेट मी शो विद माय फोन, कि जब आप उंगली रख रहे हैं, आपकी उंगली एक दूसरे से टच कर रही है, वो दिखाना था भाई उन्होंने। हाँ, उंगली अगर आपकी शीशे में आप रख रहे हैं और उंगली टच कर रही है तो इट्स अ 2-वे मिरर। अगर उंगली और आपकी उंगली लगने में बीच में आपको फासला नजर आ रहा है तो देन इट इज नॉट, देन इट्स ओके, इट्स अ मिरर। अच्छा, आप घर जाके भी देख लेना ये चीजें करके देखें, या मैंने उल्टा बता दिया। इन एनी वे गूगल करें इस चीज़ को आप ज़रूर, बट देर आर मेनी वेज टू टेस्ट कि आप कहाँ ट्राई कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ना करें ट्राई वैसे।
वैसे ही ले लो और फिर चेंज कर लेना अगर साइज वगैरह करना हो। That is it for today, and आज हमारा मैच है। Good luck Team Pakistan for that, and we're going to see you on Monday. Bye.